राजस्थान में नए मुख्यमंत्री भजनलाल के बनने के बाद बीजेपी का अगला मिशन अब नए मंत्रिमंडल को लेकर है। नए मुख्यमंत्री भजनलाल 15 दिसंबर को अपने पद की शपथ लेंगे। इधर नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जमकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी के तर्कश में कई तीर है और स्थिति गंभीर है। कांग्रेस की नजर है, सियासत का असर है। सवाल सिर्फ यही, किसे कितनी मिलेगी तवज्जो, बाबाओं का क्या होगा, और साथ ही विपक्षी कांग्रेस किसे चुनेगी, सरकार से लोहा लेने वाला चेहरा। आज करेंगे चर्चा इसी पर। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में और भी गेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी से भी चेहरे जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। पौरुष जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। पौरुष जी, देखिए, सीएम कौन होगा इसकी घोषणा तो बीजेपी ने कर दी। मुझे लगा था कि नेता प्रतिपक्ष का नाम भी एक दो दिन में आमने सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं। पार्टी सोच रही है। स्वप्निल जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि मुख्यमंत्री जी का चयन जो था वो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी चलाने के लिए ज्यादा आवश्यक था, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का चयन होना पहले आवश्यक था। परंतु नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसका दायित्व जो होता है वैसे तो उसका हमेशा रहता है, परंतु उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए तो पहले विधानसभा का गठन हो जाए, विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिला दे, उसके बाद उनका जो एक आधिकारिक रोल होता है वो शुरू होता है। तो मैं निश्चित तौर पे इस बात को कहना चाहूंगा कि सही समय पे हमारी पार्टी द्वारा सही उचित व्यक्ति का जो है चुनाव नेता प्रतिपक्ष के लिए करके सबके सामने बताया जाएगा। जी, आपका जो पहला सेंटेंस था उसी को अगर मैं पकड़ूं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है सरकार और सरकार के बड़े चेहरों पर नजर रखना। ठीक है, आप अगर किसी को अभी से घोषित कर देंगे तो कम से कम वो आज से नजर रखना चालू कर देगा। नहीं तो वो अभी तो आपके जो चेहरे हैं वो थोड़ा सा लूज, इधर उधर रिलैक्स्ड होंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उसको पता चल जाए कि मुझे आने वाले दिनों में जिम्मेदारी मिल रही है, तो वो सजगता से जागा भी रहेगा। तो विपक्ष को भी उसका चेहरा मिल जाएगा, मीडिया को भी बैलेंस रखने में आसानी होगी। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक आपको पता है कि ये ना चुनाव के तुरंत पश्चात हो गई थी। उसके बाद जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे, हमने हाईकमान के पास जो है हमारे विधायकों का फीडबैक है वो जा चुका है। परंतु देखिए, वही चीज मैंने आपसे कहा कि जो सही समय का इंतजार है, जब समय आएगा तो निश्चित तौर पर जब नेता प्रतिपक्ष के चयन की घड़ी नजदीक आएगी उससे पहले पहले जो है हमारे द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। और रही बात पहले की, तो अभी जो वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है, तो इस पर निश्चित तौर पर इस समय तो ये समय भारतीय जनता पार्टी का है। अभी नए मुख्यमंत्री जी कल शपथ लेंगे, उसके बाद में इनका मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद में देखा जाएगा कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद विधानसभा के विधायक जब शपथ लेंगे और सरकार के कार्य जो है वो सुचारू रूप से शुरू होंगे, ऑफिशियली तरीके से जब सरकारी कार्य सुचारू होंगे, तो निश्चित तौर पे उन पे नजर बनाए रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भी आवश्यकता होगी। और आपको जिस प्रकार ध्यान है कि जनता ने हमें एक, भले ही हम लोग विपक्ष में बैठ गए परंतु एक अच्छी संख्या के साथ हमें, तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दायित्व निर्वहन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। ठीक है पौरुष जी, एक सवाल और, फिर मेरे अन्य गेस्ट भी अब मेरे साथ आ रहे हैं, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं। आप अगर देखेंगे कि बीजेपी ने अपने आप को जिस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है, अगर मैं कहूं कि वहां पर एक पीढ़ी का चेंज नजर आ रहा है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और दो डिप्टी सीएम के साथ जिस तरह का ओवरऑल लुकआउट नजर आ रहा है वो बता रहा है यूथ का। ठीक है, और कांग्रेस जो अब तक चल रही थी उसमें कुछ चेहरे यूथ थे, लेकिन लीड करने वाले अनुभवी चेहरे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुजुर्ग चेहरे थे, मैं कहूंगा कि अनुभवी चेहरे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो मंत्रिमंडल होगा वो यूथ वाले फ्लेवर का हो सकता है। क्या यह स्थिति कांग्रेस को असहज कर रही है? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल में किसके चेहरे होंगे ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। हालांकि जिस प्रकार से राज्य के जिन जिन भागों ने उनको एक विधायकों को, अपने यहाँ से विधायकों को जिता के बहुमत दिया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नैतिक फर्ज बनता है कि वो सभी समाजों को और सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दे। परंतु देखिए, जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में तो आपने पहले भी देखा कि हमारे यहाँ तो अनुभवी चेहरे और युवा चेहरे दोनों की एक हमारे द्वारा टीम बनाई गई थी। हमारे द्वारा जो एआईसीसी के अंदर जो हमारी जो सीडब्ल्यूसी घोषित की गई थी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी से भी ज्यादा पावरफुल संस्था होती है। नहीं, पौरुष भाई, अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन रख रहा हूं तो मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी एंकर का पूछा सवाल किसी पार्टी को ये लगता है कि हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। मेरी तरफ से कम ऐसा नहीं है। इस बारे में मैं आपको निश्चिंत करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं। आपके यहाँ जितने भी बुजुर्ग चेहरे हैं उनको थोड़ा भी इधर उधर करो तो यूथ भड़क जाता है, और यूथ को आगे बढ़ाओ तो बुजुर्ग भड़क जाते हैं, और इसीलिए आप बीच के रास्ते पर चलते हैं। ये बीच के रास्ते पर चलने वाली जो स्थिति है ना, वो सही नहीं रहती, ना तो इस पार लगाती है ना उस पार।
लेकिन ठीक है पौरुष भाई, मैं आऊंगा, आप इस पर देखिए, कमेंट कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। मैं अब अटल खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाचार प्लस पर, स्वागत है। अटल जी, देखिए एक तो ना मालूम बीजेपी की वर्किंग स्टाइल समझ से परे, अगर मैं ज्योतिषी होता ना और कोई बीजेपी वाला मेरे पास आता, भाई मेरा भविष्य बताओ, मैं नहीं बता सकता। मैं बताता हूं क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि आप कब किस वक्त क्या सोच लेंगे किसी को नहीं पता। अब होने को तो नियम तो ये कहता है, होने को तो ये भी हो सकता है कि कल सुबह भजन लाल जी को मैसेज आए, या भजन लाल जी खुद तय करें, राज्यपाल को बताएं कि हमारे साथ कुछ चेहरे और आ सकते हैं और वो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अब जो भी मंत्री, अब आपको पता है कि मुख्यमंत्री एंड 2 डिप्टी सीएम के चेहरे तो घोषित हो ही गए, बाकियों के चेहरे भी जल्दी आपको पता चल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको आश्चर्य में डालती है, वो जरूरी भी है। आप ऐसे समझिए, कल सुबह हमको सरप्राइज मिल सकता है आज ही ये देखिए कि भी आप देखिए, अगर आप हमारा पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, मतलब अगर आप देखें तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी हमें मिले, उसके बाद धामी साहब मिले, ठीक है, उसके बाद भूपेंद्र पटेल साहब मिले, फिर अभी बीच में ऐसे भी कुछ चेहरे मिले, सारे चेहरे देखिए, सारे चेहरे हैं ना इस तरीके से कि एक नई लीडरशिप आपको दिखेगी। वो उस पर हमने डिस्कशन किया था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल देखिए शपथ ग्रहण का समय थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, आपको भी ये जानकारी होगी, है ना? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या सुबह उठने के बाद ये खबर आ सकती है कि ये 3 चेहरे या ये 4 चेहरे या ये 15 चेहरे और शपथ लेंगे? हाँ, क्यों नहीं आ सकती? संभावना है कल मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे आए। बिल्कुल, ये बेसिकली ये हमारा जो नेतृत्व है वो ये डिसाइड कर सकता है। इट मे बी, ये हो सकता है। आप हाँ भी नहीं कह रहे, आप नहीं भी नहीं कह रहे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मंत्रिमंडल इस तरीके की, अच्छा मलमास लग गया तो मंत्रिमंडल कब आएगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव जो हमारी पार्टी के साथ रहा है, तो वो यही है कि भी मलमास लगने के अगर लग जाता है तो उस कंडीशन में शायद ये इसके बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि भी ये लोग इस में काम कर रहे हैं, इस तरीके इन मंत्रालय में। अच्छा, पर्सनालिटी और कैलिबर सिलेक्शन, क्या ये प्रोसेस चल रहा है? देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 अहम सवाल है। आपने ओपनिंग नहीं सुनी, मैंने उसमें उठाया था कि किसे तवज्जो मिल सकती है, और दूसरा बाबाओं का क्या होगा। अब एक तरह से हम देखें तो आप जयपुर का कोटा तो पूरा कर चुके हैं, तो ऐसे में तो एक बाबा हट भी सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी हैं, आप उन बाबा को भी वापस ला सकते हैं और आप उसे किसी और शब्दों में जस्टिफाई कर सकते हैं। ये सारे संभागों को साधना और ये सब जो पुराने फॉर्मूले रहे हैं, उसका कुछ अंश रहेगा या नहीं रहेगा? अब वही कि आप हर परिदृश्य को या उसको आप पुरानी संभावनाओं के या पुरानी इमेजेस जो आपके मेमोरी में है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। हम जो आज की परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंगली निर्णय लेते हैं कि भी आज हमारे को ये सूट करता है, ये स्थितियां सूट करती है, ये जगह सूट करती है, ये व्यक्ति सूट करते हैं, तो उस हिसाब से, और ये लोग इस क्षमता के हैं और इनका कार्य, इनका पुराना जो देखा जाता है कि भी इनकी विचारधारा किस तरीके की है, इनका कार्यशैली किस तरीके की है, जनता के साथ जुड़ाव किस तरीके का, उस पर निर्णय करेंगे। ठीक है पौरुष भाई, आप अगर पहले मैंने जो कहा था उस पर कमेंट करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे इतर अगर आप सीधे सवाल पर जवाब देना चाहते हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जितना उनके यहाँ सीएम बनने में देरी हो रही थी, उस पर आपके बयान भी आए, चुटकियां भी आई। मंत्रिमंडल बन भी सकता है और उसमें देरी भी हो सकती है, अगर मलमास लग गया तो उसके बाद होगा। इस पर आपकी तरफ से कोई बयान या कुछ हो तो आप बोल लें। स्वप्निल जी, देखिए, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा भी आपने इनसे मलमास का जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक हिंदूवादी और सनातनी होने का दावा करती है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनका एक चेहरा है, और बल्कि मैं इसको आलोचना के रूप में नहीं कर रहा, बल्कि मैं इनको तारीफ के रूप में कर रहा हूँ। परंतु ये लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। इन्होंने देखिए, जब रिफाइनरी का शुभारंभ हुआ तो उस दिन मुझे जहां तक ध्यान है तो मलमास थे, अमावस्या थी, डेट मुझे आप भी सर्च कीजिएगा, मैं भी करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर उस दिन या तो अमावस्या थी या मलमास था, दोनों में से एक चीज थी। सीएम साहब का जिस रोज चयन हुआ उस रोज भी अमावस्या थी, तो निश्चित तौर पर ये प्रोग्रेसिव जो है लाइन में चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का कि मलमास में ये मंत्रिमंडल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बाकी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल में किसी का भी चयन करे, पर निश्चित तौर पे हमारी आशाएं नई सरकार से ये रहेगी कि मंत्री जो हो वो एक अनुभवी लोग हो, जिनको अपने क्षेत्र में या फिर किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल हो। मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा वो विशेषज्ञता के आधार पर हो, और हम लोग जो हमारी जो जनहितैषी योजना, नहीं, हर कोई पौरुष भाई, हर कोई
पहली बार किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी संभालता है। आप भी पहली बार जब प्रवक्ता बने होंगे तो पहली बार ही बने होंगे, ऐसा नहीं है, जी पर जी। उसके बाद अच्छे प्रवक्ता बन गए ना आप। अब आपको हर नहीं, देखिए, हर मैं अनएक्सपीरियंस आदमी से दिक्कत है। भजनलाल शर्मा जी के अनएक्सपीरियंस से दिक्कत है, किसी और अनएक्सपीरियंस को दे देंगे तो दिक्कत है। नहीं नहीं, देखिए मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। हाँ। देखिए मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मुझे लग रहा है कि मेरी बात को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि अच्छा। जैसा कि संवैधानिक सिस्टम होता है कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, तो निश्चित तौर पे कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी किसी अनुभवी व्यक्ति को मिले और विषय विषय जिस मंत्री को जो विभाग दिया जाए वो उस विभाग का विषय विशेषज्ञ हो। और निश्चित तौर पे नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो होता है, राजनीति में भी होता है। तो राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है, तो वो दर्जा के राज्य मंत्री जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि कुछ समय रह करके अपने सीनियर के अंडर में रह करके सीखे, और यदि उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है जहां तो तक उनको मुझे बीच याद में पड़ता है, बनाया सचिन पायलट अच्छा खासा एक्सपीरियंस थे। सचिन पायलट जब डिप्टी सीएम बने उनके पास कुछ विभाग भी थे, उसके बाद उनमें से उनके पास कुछ बचा नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं अब है, देखिए, एक्सपीरियंस के साथ भी गाड़ियां डिरेल होती हैं। नहीं देखिए, राजनीति में जो है कई तरह की घटनाएं होती है, कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। तो जो समय गुजर गया वो गया, उस पर चर्चा ना करें। तो बाकी आगामी जो है नई सरकार जो है उसके बारे में इस चीज को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हमारी आशा है कि नई सरकार जो बने वो राज्य के हित में जो है विकास करे। राज्य के हमारे द्वारा जो स्कीमें छोड़ी गई थी, जनहितैषी स्कीमें छोड़ी गई थी, प्रधानमंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि उनकी सरकार यदि बनती है तो वो हमारे द्वारा जारी जनहितैषी किसी भी ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और श्याम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। लेकिन ठीक इस बातचीत से पहले पौरुष भाई, आप शायद देख नहीं पाए होंगे, मैं डिबेट के बाद आपको लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा कि जब आपने अपना बयान दिया अटल जी बहुत खिलखिला कर हंसे मेरे साथ। अटल जी, लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये सवाल पूछने का मौका कांग्रेस ने खुद हमको थमाया, और जैसे जैसे आप सीएम पद के नाम में देरी कर रहे थे ना, वो मौका हमको मिलता जा रहा था, और हमारे सवाल वो जैसा कांग्रेस में हुआ वैसा बीजेपी में हो रहा है, दिख रहा है, जैसे तक पहुंच चुके थे। अब मंत्रिमंडल को लेकर भी ये सवाल बन सकते हैं, अगली बार हो सकता है पौरुष जी हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जो परफॉर्म नहीं करता आप उसे हटाते भी हैं। ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए स्वप्निल जी। और लास्ट डिबेट में मैं आया था तो मैं आपसे दो चीजें कह के गया था कि भाई हमारी एक्सरसाइज चल रही है और आपको बहुत बेहतर और बिना किसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि मन मुटाव या इस तरीके के, आराम से हम गवर्नमेंट बनाएंगे और देखना कि कहीं कोई वैमनस्य आपको दिखेगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, हम कल तक ये डिक्लेयर भी कर देंगे जो उस शाम को 5 बजे तक हो गया था। कई बार क्या होता है श्याम सुंदर जी के पास मैं जा रहा हूँ, इंटरेस्टिंगली कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं और कुछ चीज़ें दिखने नहीं दी जाती हैं, उसको फोर्स करना पड़ता है। अगर वैसा किया है तो आगे आने वाले दिनों में उसका भी संकेत मिलेगा, और वैसा नहीं किया है तो बहुत अच्छे से संकेत मिल जाएगा। लेकिन आप ही की बोली बात से मैं आगे बढ़ाता हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है, इस बयान का पता तो उसी वक्त चल जाएगा कि अगर जिनकी सहमति की जरूरत थी उनके लोगों को तवज्जो मिल जाए तो सब ठीक। देखिए स्वप्निल जी, अब अटल जी को पता है कि सहमति लेना ना लेना बहुत सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे है। अब विधानसभा अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित करना तो मुझे लगता है ठीक लगता है। अब विधानसभा अध्यक्ष कैसे घोषित कर सकते हो? देखिए, कुछ चीजें जो नियमों के तहत होनी चाहिए, आप प्रत्याशी घोषित कर सकते हो, विधानसभा का अध्यक्ष घोषित नहीं कर सकते हो। अब आप डिप्टी सीएम की शपथ दिलाओगे, कैसे दिला सकते हो? संविधान में है ही नहीं। आप कैबिनेट मिनिस्टर की दर्जे की शपथ दिला सकते हो। मिनिस्टर, वो मुझे लगता है वो मुझे ये लगता है कि वो तो एक ह्यूमन एरर हुआ है, वो भी एक सरकारी अधिकारी की तरफ से। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्टर की दर्जा होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी एक आदेश जारी करते हैं कि हम इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो हो जाता है, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब मेरा कहना है, देखो मैं तो देखिए जो हमारे पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं भजनलाल जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि वो अच्छी जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री का कल पद संभालें, और निश्चित तौर पर जो उनके मन में और जो उनकी पार्टी ने संकल्प पत्र ला करके सामने रखा है उसको पालना कराएं, और वो बताने का प्रयास करें जनता को कि हमारी पार्टी ने जो हमने सिद्धांत के तहत पे कहा था कि हम 13 रुपए प्रति लीटर छूट देंगे। लेकिन दिक्कत वही है, देखिए दिक्कत वही है श्याम जी, मैंने एक टॉप भी चला कर रखा है और मैंने उसमें ये लिखा है कि समस्या गंभीर है क्योंकि तर्कश में कई तीर हैं।
अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। एक तो आपको गारंटी पूरा कर सके ऐसे चेहरे को बनाना है, दूसरा हमने देखा कि सीएम और डिप्टी सीएम बनाने में एक पूरा जो तय स्थापित पॉलिटिक्स का फॉर्मूला होता है उसको पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया गया, पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया गया। अब या तो मंत्रिमंडल में आप रूटीन वो पॉलिटिकल फॉर्मूले पे लौटेंगे, और या फिर आप उसी फॉर्मूले को कैरी करेंगे जिसमें बदलाव की थीम नजर आए। यही तो दो रास्ते हैं बीजेपी के पास। आपको क्या लगता है इनमें से किस पे वो चलेगी? देखिए सुप्रिया जी, निश्चित रूप से कल तो 3 ही लोग शपथ ले पाएंगे, फिर मलमास लग जाएगा। मलमास के बाद 14 जनवरी जब शुभ दिन शुरू होंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि मंत्रिमंडल का बाद में गठन किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का मसला नहीं है ये। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अभी नहीं गठन हुआ है, केवल उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बनाए और मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो राजस्थान में वही परिपाटी लागू की गई है। हाँ देखिएगा इसके बाद, क्योंकि अधिकारियों का आप बदलाव करेंगे, फिर आपके देखिएगा अभी तो आपने ओएसडी अनौपचारिक तौर पे लगाया, आदेश तो जारी, कल आप जब शपथ ग्रहण साइन कर देंगे उसके बाद ओएसडी के विधिवत रूप से आपके आदेश जारी कर पाएंगे। या और भी जो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाना है या चीफ सेक्रेटरी का 1 जनवरी को नया आपको नियुक्ति करनी, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर सेक्रेटरीज बदलने हैं, कलेक्टर बदलने हैं। तो आप अपनी सरकार के जो स्वरूप को देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं वो आप दे पाओगे। उसके बाद मंत्रिमंडल तो बन जाएगा। मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, मंत्री चाहे 10 बनो चाहे 15 बनो, क्योंकि लिमिटेशन है आपके पास 30 बनाने की, इससे ज्यादा बना नहीं सकते हो। और मेरे को पता है 25-26 बना करके या 22-23 जो भी बनाओगे बना करके अपना कामकाज शुरू कर दोगे। लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हाँ। अभी आप बहुत कुछ कर नहीं पाओगे, केवल देखिए अभी तो आप विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर के माध्यम तो नहीं, लेकिन सिंबॉलिक चीजें तो की जा सकती है। आप देखिए एमपी में एक बड़ा सिंबॉलिज्म तो आ ही गया है। वो तो पहली कैबिनेट की बैठक में आपको 13 रुपए हम कम करते हैं ये घोषणा कर दोगे, एसआईटी का गठन कर दोगे, ये तो कामकाज शुरू हो जाएगा। हाँ। देखिए मैं मान के चलता हूँ कि अभी फिलहाल देखिए होम डिपार्टमेंट और वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखेंगे। अच्छा, मैं उसी चीज पर आना चाहता हूँ। हाँ, हमने देखा भी है कि अमूमन हमारे यहाँ वित्त विभाग तो कम से कम सीएम अपने पास रखते ही हैं। गृह विभाग राज्य सरकार के दौरान गुलाब चंद कटारिया जी के पास था, लेकिन कांग्रेस सरकार के वक्त खुद मुख्यमंत्री के पास था। पौरुष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि जिस किसी को भी विभागों की जिम्मेदारी दी जाए या जो भी विभाग सौंपा जाए उसके पीछे उसकी काबिलियत होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब डिप्टी सीएम खाली डिप्टी सीएम बनकर तो बैठेंगे नहीं, उनके पास उनके अपने पोर्टफोलियोज होंगे, उनको भी कुछ विभाग तो दिए ही जाएंगे। अब मैं आपसे एक रैंडम सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर दिया कुमारी जी बीजेपी से गुस्सा होकर आपकी पार्टी में आती तो उन्हें कुछ तो मिलता ना, तब आपको लगता वो कितनी लायक है। आज विपक्ष में बैठकर आपको क्या लगता है वो कितनी लायक है, वो किसी विभाग को डिजर्व करती है या नहीं? सर्टिफिकेट्स तो आप जारी कर ही रहे हैं, भजन लाल शर्मा जी को आप सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं, तो इन पर भी कर दीजिए, बैरवा जी पर भी कर दीजिए। देखिए स्वप्निल जी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है कि उनको किसको क्या विभाग देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस में चेहरों में कोई खूबी नजर आ रही है क्या? मेरा सवाल तो ये है। पौरुष भारद्वाज को अगर देंगे, विभाग देने की पावर आ जाएगी तो निश्चित तौर पे वो चीज, ये काल्पनिक सवाल है मेरे हिसाब से, तो इसका मेरे से जवाब नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती है कि उनको अपने किस विधायक का क्या उपयोग करना है। परंतु आज निश्चित तौर पे मैंने जैसा कि पहले कहा, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि जो विभागों का बंटवारा हो तो वो योग्यता देख करके हो, ताकि राज्य जो है विकास की एक नई ऊंचाई छू सके। नहीं तो चलिए फिर मैं आप ही के हिसाब से पूछूं। पुरुष जी बात कर रहे हो, प्रसादी लाल मीणा कितने काबिल थे और कैसे उनको चिकित्सा विभाग दिया गया? नहीं, उसके साथ एक और दिया था। मंत्री के ऊपर आप काबिलियत का निशाना मत खा दिएगा। अब वो देखिए शाम एक और दिया था। देखिए अभी मंत्री थोड़ी चलाते हैं। श्याम जी भाई साहब, मैं निवेदन करूं कि असल में शासन और प्रशासन में जो मूलतः फर्क है वो ये फर्क होता है कि नेता जो होता है वो यदि जनता के बीच में से लंबा समय बिताया होता है तो उसकी राजनीतिक योग्यता बजाय डिग्री की योग्यता के ज्यादा महत्व रखती है। और वो आदमी जब शासन में आता है तो वो प्रशासन को जनता की आवश्यकता बताता है। मैं एग्जाम्पल के लिए कहूंगा कि कहीं पे मैं कहीं से विधायक हूँ या मैं कहीं से मंत्री हूँ, मुझे पता है कि मेरे तो मैं सरकार से पुल
फिर जवाब के लिहाज से भजनलाल जी पर निशाना साधना बनता नहीं था। उस पुल में सुनिए, उस पुल में कितने एमएम के सरिये लगेंगे, उसमें कितने साइज की रोड़ी डलेगी, उसमें कितना ट्रक बजरी का लगेगा, ये काम प्रशासन का है, प्रशासन के विशेषज्ञों का है। परंतु मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये था कि जो भी ठीक है, 2 मिनट मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ, कुछ पलों के लिए। पौरुष जी मैं रोक रहा हूँ। अटल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अटल जी मेरा श्याम जी बीजेपी पर आते हैं जिन्हें चुनना है, बीजेपी पर आते हैं जिन्हें चुनना है। मैं अटल जी आपके पास आ रहा हूं। और अटल जी मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है कि देखिए 2 सेकंड, श्याम जी आप भी सुनिए। श्याम जी प्लीज, श्याम जी मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं अटल जी, मुझे एक बात बताइए, अभी जिस तरह का हम देख रहे हैं बीजेपी के पोस्ट्स पर, सोशल मीडिया पर भी ये काफी ट्रेंड कर रहा है, लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने एक ब्राह्मण वर्ग से आने वाले व्यक्ति को सीएम बनाया है, एक ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी हम जो बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों को देखते हैं तो 2 ऐसे वर्ग हैं जो छूट जाते हैं। अब उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश मंत्रिमंडल में आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो सीधा सवाल है भाई। इसको लेकर तो कोई क्लैरिटी होगी ना। बाबाओं को आप सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? आपके मेरे कहने का मतलब है जिन सांसदों को आपने अब विधायक बना दिया है उनको आप सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए स्वप्निल जी, पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, बीजेपी की मूल विचारधारा को आप समझने का प्रयास करिए। हम उस संकीर्ण मानसिकता के साथ जातीय आधार पे कोई निर्णय नहीं लेते और न उसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो ये हम राष्ट्रभक्ति ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक जगह आप आदिवासी चुने, एक जगह ओबीसी और एक जगह जनरल? क्या ये कोइंसिडेंस है कि एक जगह आप आदिवासी चुने, एक जगह ओबीसी और तीसरी जगह जनरल? मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये आप लोगों का जो देखने का नजरिया है ना, उसको ही मैं सुधरवाना चाहता हूं। और बोल बोल कर बार बार कि भाई हर जगह जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है, जिसने अपनी जिंदगी 10-10, 20-20 साल इस पार्टी के लिए अटल भाई बिल्कुल लगा दी, तो उन लोगों को चुना है। अटल भाई तो आप मूल विचारधारा पे आओ ना। मैं एक सवाल पे आ रहा हूं। आप जातियों के ऊपर मत आइए, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि ये संकीर्णता है और यही राजनीतिक रूप से मैं ये कह रहा हूं हुआ है। भजनलाल शर्मा जी को चुने जाने पर ब्राह्मण समाज ने जश्न मनाया। ब्राह्मण समाज भजनलाल शर्मा जी जश्न तो हमने भी बनाया। नहीं सुनिए ना, मैं तो नहीं हूं। तो ब्राह्मण समाज को आपने उस दिन बिठाकर ये बोला कि नहीं आप इनको ब्राह्मण के तौर पर मत देखो, कार्यकर्ता के तौर पर देखो? नहीं बोला ना आपने, कहीं भी नहीं बोला। हम तो मैं बोल रहा हूं ना, आपके इस मंच से बोल तो रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, वो जातियों की संकीर्ण मानसिक विचारधारा के साथ नहीं है। हम इस मातृभूमि के लिए मरने मारने के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति को हम यहाँ पर आपको इसलिए आना चाहिए, यहाँ पर आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे की बात आपने की थी और ये कह रहे हैं कि ये तो उसके भी पक्ष में नहीं है। तो ये 2 बातें तो एक साथ चल सकती हैं। आप क्या मानते हैं कि जातिगत फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा? इनके यहाँ तो 53 साल से यही रहा, इसीलिए तो ये इनसे पूछो कि मुस्लिम्स में ये कौन सी जातियां ढूंढते हैं? इतनी जातियां हैं, कभी इन्होंने बात की? आपने तो कभी सुन लीजिए, दूसरे क्रिश्चियंस में इन्होंने देखा क्या? क्रिश्चियंस में इन्होंने जातियां ढूंढी, जबकि उसमें भी कई जातियां हैं। ये केवल और केवल हिंदू जातियों को तोड़ने की स्थिति की है। ठीक है पौरुष जी पौरुष जी बोले। मुझे लगता है कि अटल जी, आपने मुझसे सवाल पूछा तो अटल जी को पता था कि मैं सही जवाब दूंगा, इसलिए बीच में बोल के इंटरप्ट कर गए। आपके सवाल और आपके जवाब तो माशाअल्लाह बहुत ही। देखिए अरे अटल जी अब सुनो यार, अरे अब आप सत्ता में आ गए अटल जी, अभी विपक्षी जैसी हरकतें बंद करो, हमें आने दो। आपकी जगह आप गंभीरता रखो, सुनने का धैर्य रखो। पौरुष जी बहुत शॉर्ट में दीजिए जवाब, मेरे को मान तो लिया ना कि अटल भाई नहीं है। पौरुष जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग हो या हमारे परिवार का पिछड़ा वर्ग हो या हमारे राष्ट्र का पिछड़ा वर्ग हो, पिछड़े को अगड़े बनाने की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। निश्चित तौर पे यदि पिछड़ा जब आगे सक्षम हो जाता है और आगे उसके लायक हो जाता है, अग्रिम पंक्ति बैठने लायक हो जाता है, तो उससे पिछले वाले जो उनको आगे आना चाहिए। परंतु जैसा कि ये कह रहे हैं, आरक्षण का जो लक्ष्य था, जो पहले दिन से डिसाइड हुआ था, उससे पिछड़ रहा है ना वो। नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पे अनुभवी चेहरे हो, परंतु जातिगत और क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व हो, यह होना आज लोकतंत्र के हिसाब से अति आवश्यक है। हाँ, तो आप इस बात पर नजर रखेंगे तो ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूं। श्याम सुंदर जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। देखिए सियासत का घिसा पिटा फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा
जो हो सकता है और उसके आधार पर चीजों का एनालिसिस होगा। लेकिन क्या बीजेपी उस घिसे पीटे फॉर्मूले को अब अपनाती है या नहीं अपनाती है, आपकी नजर में क्या, यही मैं समझना चाहता हूं। देखिए स्वप्निल जी, अब देखिए अटल जी चाहे कुछ भी बात करें, जातिगत आधार पर निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे लोकसभा के चुनाव में जाने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव में यदि जातिगत आधार पर आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए राजनीतिक पार्टी को सब तरफ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे यहाँ कितने विधायक किस जाति के जीत के आए हैं, उस आधार पर नेतृत्व दिया जाता है। अब ये कहना कि हम तो सबको एक जाति, केवल 4 जाति को मान के चलते हो, तो वो नहीं चलेगा सब कुछ ऐसे। तो आपका, क्योंकि ये प्रदेश पूरा बड़ा प्रदेश है, और देखिए हमारे ब्राह्मण जाति के ऊपर एक आरोप लगता है कि भाई ये जातिवाद तो ब्राह्मण कम करता है, जातिवाद समान दृष्टि से देख करके निर्णय करने की स्थिति में आ जाता है। जैसे भारद्वाज जी को हमारे पर आरोप नहीं लगेगा, लेकिन कोई है कुछ जाति जो अपने जातिगत आधार पर निर्णय करती है। निर्णय अब आप जिस पद पर बैठ गए हो उसको समान दृष्टि से आप निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका निर्णय ठीक ढंग से जाएगा, क्योंकि आपको समाज के हित में निर्णय करना है, ना कि अपने हित में निर्णय करना है। ठीक है, मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए विपक्ष के तौर पर नंबर्स को देखें तो कांग्रेस काफी हेल्दी है, सरकार के तौर पर बीजेपी को देखें तो बीजेपी भी काफी हेल्दी है। उम्मीद यही है कि एक हेल्दी मंत्रिमंडल हमारे सामने होगा, और मैं इसी बात से खुश हूं कि आज की मेरी दोनों डिबेट्स काफी हेल्दी रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।